वेलकम बैक टू इको मंथन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये कीन्स बीओपी और शास्त्रीय अर्थशास्त्री से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय अर्थशास्त्र के संदर्भ में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण होता है। देखो, शास्त्रीय अर्थशास्त्री थे वो मानते थे कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार रहता है, और मुद्रा आपूर्ति से किसी भी प्रकार की वृद्धि, अगर अगर मुद्रा आपूर्ति में किसी भी प्रकार की वृद्धि हो रही है तो वो उसकी वजह से मुद्रास्फीति होती है, उसमें अगर मतलब कीमतों में वृद्धि होती है। अगर मुद्रा आपूर्ति में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मुद्रास्फीति होगी, ये शास्त्री मानते थे। तो इसमें पूछा, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण क्या होगा। समग्र मांग वक्र, जो कि समग्र मांग वक्र दाईं ओर चला जाएगा। कैसे दाईं ओर चलेगा? समग्र मांग वक्र मतलब वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांगी गई मात्रा, मतलब एग्रीगेट डिमांड कितनी है, वस्तुओं की सेवाओं की एग्रीगेट डिमांड कितनी है, ये दर्शाता है समग्र आपूर्ति वक्र। आपूर्ति मतलब कि सप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, मांग वक्र आएगा, इसका बी आएगा, सी नहीं आएगा, बी आएगा। हाँ, तो जो केंद्रीय बैंक होता है, अगर मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाता है तो उपभोक्ता और व्यवसायी के पास, जो व्यवसायी है उनके पास निवेश करने के लिए बहुत पैसा, और उपभोक्ता जो है उनके पास उपभोग करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा है। तो जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो है राइटवर्ड शिफ्ट होगी। जो एग्रीगेट डिमांड एलएम कर्व में क्या बोला है, मुद्रा आपूर्ति बोला है, मतलब कि एलएम कर्व, ये आईएस है और ये एलएम है ना, ये एलएम है। जो एलएम कर्व है, पहले अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, ये यहाँ था, अब जब उपभोक्ता के पास निवेश मतलब ब्याज दर कम हुई है, जिसके पास निवेश के लिए ज़्यादा पैसा है, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ये लेफ़्ट और ये राइट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सार्वजनिक ऋण पर शास्त्रीय विचारों के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है बोला है। तो जो इसमें जो क्वेश्चन कौन सा है, सार्वजनिक ऋण वित्त पोषण के लिए ब्याज भुगतान और परिशोधन के धन की आवश्यकता होती है, इससे करदाताओं पर दोहरा बोझ पड़ता है। ये क्लासिकल्स मानते थे सार्वजनिक ऋण के पक्ष पर। सार्वजनिक ऋण वित्त पोषण समग्र मांग को कीन्सियंस प्रोत्साहित करते। समग्र मांग की बात कभी भी क्लासिकल्स नहीं करते थे। शास्त्रीय विचारों में कहीं पे भी समग्र मांग की बात नहीं होती है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। समग्र मांग की बात किनेशियंस करते थे, ना कि शास्त्रीय अर्थशास्त्री। किनेशियन सिद्धांत में जो थे वो आर्थिक मंदी की बात करते थे, समग्र मांग की बात करते थे। राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी की बात जो करते थे वो सब करते थे किन्सियंस। और ये जो प्राइस रिजिडिटी और ये सब की बात होती थी किनेशियन में। लेकिन जो शास्त्री थे वो मुद्रा लचीलेपन की बात करते थे, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते थे, और जो वो समग्र मांग की बात कभी भी नहीं करते थे। वो बोलते थे ब्याज भुगतान के लिए धन की आवश्यकता होती है, प्राइस जो वेजेस हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, और जो बोलते थे कि जो सार्वजनिक वित्त ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब, तो वो मतलब कि जो आगे की पीढ़ी है उस पर बोझ डालता है। ये बात सारी कौन करते थे? शास्त्री। ऐसा तो इसमें जो नहीं करते थे वो समग्र मांग की बात करते थे। सेकंड यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद है भुगतान। ये सूची मिलान करने के लिए है। तो भुगतान संतुलन की आय प्रेरित समायोजन प्रक्रिया किसने दिया था? ये दिया था कीन्स ने। ये कहता है कि बीओपी में घाटा होगा तो राष्ट्रीय आय में भी परिवर्तन आएगा, और जो असंतुलन है वो दूर हो जाएगा। मतलब घाटा होगा तो आय कम होगी, और आय कम होगी तो आयात में कमी होगी, और इससे घाटे में सुधार होगा। तो जो भुगतान संतुलन की आय प्रेरित समायोजन प्रक्रिया है वो किसकी है? कीन्स की। भुगतान संतुलन का अवशोषण दृष्टिकोण सिडनी अलेक्जेंडर जो थे, सिडनी अलेक्जेंडर, इनने दिया था। सेकंड का आ जाएगा थर्ड। ये कहते थे कि कोई देश अपने बीओपी में सुधार, उत्पादन में वृद्धि करके और घरेलू खर्च में कमी करके ला सकता है। ऐसा ये भुगतान संतुलन का इनका था, अलेक्जेंडर का। असंभव त्रिमूर्ति।
असंभव त्रिमूर्ति की बात करते हैं मुंडल फ्लेमिंग। ये कहते थे कि कोई देश एक साथ एक निश्चित विनिमय दर विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को नहीं मानता, मुक्त पूंजी संचलन को नहीं मानता और स्वतंत्र मौद्रिक नीति, ये तीनों एक साथ नहीं अपना सकता। मतलब कि ये तीनों नीति एक साथ होगी तो वो देश इन तीनों चीज़ों को नहीं अपना सकता। ये बात करते थे असंभव त्रिमूर्ति, है इसको ट्रिलेम्मा भी बोलते हैं इसको। तो ये किसने दिया था? मंडल फ्लेमिंग ने। 3 का हो जाएगा 4। और कारक मूल्य समकारिता प्रमेय, ये दिया था पॉल सैमुएल्सन ने। सैमुएल्सन का ये मॉडल था वो एचओ मॉडल पे था, एचओ मॉडल पे बेस था। इसको कभी कभी HOS मॉडल भी कहते हैं, जैसे कि हेक्टर ओहलिन सैमुएल्सन मॉडल भी कहते हैं इसको। इसके बाद है न्यू क्लासिकल दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? न्यू क्लासिकल जो इसके मुख्य पात्र थे आर लुकास, ये सही है। लुकास जूनियर न्यू क्लासिकल दृष्टिकोण के मुख्य पात्र थे, बिल्कुल सही है। और यह अनुकूली अपेक्षा पर आधारित है, अनुकूली अपेक्षा पे नहीं, तर्कसंगत अपेक्षा पर, तर्कसंगत पर आधारित है, तर्कसंगत अपेक्षा पर आधारित था। इसे 1950 में नहीं, इसे 1970 के दशक में विकसित किया गया था। और प्रतिस्पर्धी वेतन और मूल्य लचीलापन, हाँ क्लासिकल्स की बात हो रही तो मूल्य लचीलापन, प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी की बात तो होगी, ये सही है। फर्स्ट और डी सही है। वास्तविक और अपेक्षित मूल्य के बीच अंतर एक यादृच्छिक त्रुटि है, ये भी सही है। मतलब A, D और E भी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ ही दिन एग्ज़ाम के बचे हुए हैं तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं आशा करती हूँ कि आपका इस बार नेट हो और JRF के साथ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।